हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स सेक्शन का और ये पेपर है 1 जनवरी 2022 का। ओके, तो चलिए आज हम लोग इस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर आर 96 टीचर आउट ऑफ विच 3/8 टीचर्स हाई स्कूल क्लासेस। इफ 2/9 ऑफ द हाई स्कूल टीचर आर मैथमेटिक टीचर, देन द नंबर ऑफ हाई स्कूल टीचर हु डोंट टीच मैथमेटिक्स आर। कह रहे हैं 96 टीचर हैं टोटल जो टीचर हैं वो कितने हैं? 96 हैं। उसमें से हाई स्कूल वाले कितने हैं? 3/8 ऑफ 96, दैट इट 8 12 जा 96, 3 12 जा 36 टीचर हाई स्कूल के हो गए। उसमें से क्या है, 2/9 जो है मैथ्स टीचर हैं, मैथ्स टीचर। तो 2/9 जो है मैथ्स टीचर है इसके। 9 4 जा 2 4 जा 8 मैथ टीचर है। क्वेश्चन हमसे पूछा है इनमें हाई स्कूल में कौन से मैथमेटिक्स के टीचर नहीं हैं। तो देखिए 36 हाई स्कूल के टीचर थे, उसमें से 8 मैथमेटिक्स के हैं, तो मैथमेटिक्स के टीचर नहीं होंगे। 36 में से 8 माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 28। गॉट इट? ये है इसका राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर है थर्ड आंसर, दैट इज 28। वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है 28। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट मार्क 1। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 माइनस 2/3। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। पॉडमस के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का। 3 5 जा 15, 10 माइनस 12 तो हो जाएगा 1/2। ये 1/2 माइनस 2/15 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, 2/15। इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 13। ये हो जाएगा 15 + 4, दैट इज 19/30। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19/30। इसको सिंप्लीफाई करना था। देखिए प्राइमरी लेवल का पेपर है ये और बहुत सिंपल मैथमेटिक्स आती है। तो इसका सिंप्लीफाई करके हमने 19/30 आंसर निकाल लिया। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इन द नंबर 4782 एंड 32,170। कह रहा है डिफरेंस पूछा है फेस वैल्यू का। तो देखिए दोनों नंबरों में जो है 7 का फेस वैल्यू ये 7 ही रहेगा और यहाँ पे भी 7 रहेगा। इसका डिफरेंस पूछा है, दैट इज 0। प्लेस वैल्यू में डिफरेंस पूछता तब हमारा अंतर आता, क्योंकि प्लेस वैल्यू यहाँ पे इसकी 700 हो जाती और यहाँ पे 70, तब आंसर हमारा 630 ही हो जाता। लेकिन फेस वैल्यू पूछ रहा है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा, 0। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के लिए कौन सा इस सेट इसमें से सही नहीं है। तो देखिए a + b, b + a, ये प्रॉपर्टी कैरी करता है होल नंबर।
a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये प्रॉपर्टी नहीं होती होल नंबर के लिए। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, जैसे 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। ये a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इक्वल टू ए बी प्लस सी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी कैरी करती हैं, लेकिन सेकंड वाली a माइनस बी, जैसे 3 माइनस 2 करें और 2 माइनस 3 करें तो हमारा आंसर सेम नहीं होगा। ओके, तो ये जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है ये कैरी नहीं होती है, ट्रू, ये होल्ड नहीं होती है होल नंबर के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए ये कथन सही नहीं है। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When asked to divide a number by 6, Rani has divided it by 9 and she got the quotient as 21 and remainder as 3. Realizing her mistake, later she divided it by 6 and what will be the quotient and remainder? रानी को एक नंबर डिवाइड करने के लिए कहा गया 6 से, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया 9 से और उसको आंसर क्या मिला 21 और रिमाइंडर कितना मिला 3। तो नंबर कौन सा हो जाएगा 21 इंटू 9 प्लस 3। ओके, 189 प्लस 3 दैट इज 192 वो नंबर होगा जिसको हमें डिवाइड करना था। ओके, तो उसने पहले उसको 9 से डिवाइड कर दिया था, तो हमें क्वेश्चन मिला था 21, भागफल मिला था 21 और शेष फल मिला था 3। लेकिन उसको गलती का एहसास हुआ, उसने फिर उसको 6 से डिवाइड किया। तो 192 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। भागफल हमें मिलेगा 32 और रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से 31 हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 एंड रिमाइंडर 0। गॉट इट, ये था इसका राइट आंसर। भागफल 32 और शेषफल 0। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ए लाइक फ्रैक्शन? इनमें से लाइक फ्रैक्शन कौन सा है? तो देखिए लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, और 1/4 3/4 ये जो है लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। ओके, देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न है? तो हम इसकी आसानी से तुलना कर सकते हैं 1/4 और 3/4 में 3/4 बड़ा है। ओके, और ये ऐसे भी पूछ सकता है 3/4 और 3/7 में कौन बड़ा होगा? तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है स्मॉल होता है। ओके, तो ये इस थर्ड ऑप्शन ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन है। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब्स? इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? ओके, संपूर्ण जो है घन नहीं है। तो देखिए 729 ये 9 का क्यूब होता है, 1010 का क्यूब होता है, 333 नहीं होता है, 216 6 का क्यूब होता है। ओके, ये इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा 333। ये एक पूर्ण घन नहीं है, बाकी तीनों क्या है पूर्ण घन संख्याएं हैं। गॉट इट, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sikha went to a brick clean to buy brick. The rate of the brick was 2500 rupee per 1000 brick. How many bricks can she buy if she has only 4000 rupees? जो है शिखा को ईंट लेने थे तो वो ईंट के भट्टे पे गई। ब्रिक का ईंटों का रेट क्या है 1000 ईंट जो है 2500 रुपए के हैं। ओके, हाउ मैनी ब्रिक सी कैन बाय, सी हैज ओनली, तो वो 4000 रुपए में कितने ब्रिक खरीद सकती है? रेट क्या हो है 2500 पर 1000 ब्रिक, तो यहां से रेट कितना निकल जाएगा 2.5 पर ब्रिक।
एक ईंट कितने का हो गया? 2.5 रुपए का हो गया। ओके, यहां से और सिंपल करके बता देता हूं। 1000 25/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5। ओके, या हम 25/10 भी लिख सकते हैं। अब उसके पास रुपए कितने हैं? 4000 रुपए है। ओके, और 25, ये 25/10 ही हम रख लेते हैं, तो 10 25 1 जा 25 और कितना बचेगा? 15 बचेगा, 0 कैरी लेगा, 25 6 जा 150 और 0, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ईंटें ले लेगा 4000 रुपए में? वो 1600 ईंटें ले सकती है। सीखा? ओके, ये था इसका राइट आंसर। 4000 रुपए में वो कितने ईंट खरीद सकती है? 1600 ईंट खरीद सकती है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड अ रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मिनी ने अपनी टीचर शिक्षिका से कहा कि मैंने एक आयत बनाई है जिसकी साइड क्या है? हर एक प्रत्येक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड इक्वल, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल या ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, देयर इज नो लिंक बिटवीन ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। तो देखिए, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्गों को हम आयत कह सकते हैं या सभी आयत को हम वर्ग कह सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। स्क्वायर भी जो है क्या, एक रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है। ओके, गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर कि सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The angle of a triangle are in the ratio 4:5:6. What will be the measure of the angle of the triangle? देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मान लीजिए 4x + 5x + 6x, और तीनों का सम कितना होता है? तीनों कोणों का सम त्रिभुज के 180। यहाँ से आ जाएगा 15x 180 डिग्री, x की वैल्यू निकाल लीजिए 180/15, कितना आ जाएगा? 12 डिग्री। ओके, तो देखिए पहला था 4x, दैट इज 4 × 12 हो जाएगा 48 डिग्री, 5x दैट इज 5 × 12 60 डिग्री, और ऐसे ही थर्ड आ जाएगा 6x 6 × 12 72 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, 48 डिग्री, 60 डिग्री एंड 72 डिग्री। गॉट इट? ये देखिए प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है सभी, इसीलिए प्राइमरी के पेपर में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रागनी रीचेस द स्टेशन एट 2 इन द आफ्टरनून। रागनी जो है स्टेशन पहुंचती है दोपहर के 2 बजे। सी हैज़ टू टेक अ ट्रेन टू अलीगढ़, उसे अलीगढ़ जाने के लिए एक ट्रेन लेना है। देयर आर 4 ट्रेन, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी एंड ट्रेन डी। उसके पास 4 ट्रेन हैं जाने के लिए, तो जिनका अलग अलग टाइम है। देखिए टाइम क्या है? 17:05, 4:32, 8:30 एंड 19:15 रिस्पेक्टिवली। विच ट्रेन मस्ट सी टेक सो दैट सी स्पेंड मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम वेटिंग फॉर द ट्रेन। उसे कौन सी ट्रेन ऐसी पकड़नी चाहिए जिसमें कम टाइम लगे? तो देखिए जो स्टेशंस पे होता है वो 24 आवर टाइम यूज होता है। 17:05 मतलब शाम के 5:05 बज रहे हैं, 4:32 हो रहा है तो ये सुबह के 4:32 हो जाएगा अगले दिन। 18:30 टाइम है तो ये हो जाएगा 6:30
शाम के 6:30 पे, और 19:15 ये 7:15 शाम के 7 बजे उसी दिन। तो कौन सी ट्रेन उसे पकड़नी चाहिए जो कम इंतज़ार करना पड़े उसे? वो दिन के 2 बजे पहुंची है, तो जाहिर सी बात है उसे कम इंतज़ार करने के लिए उसे पहली ही ट्रेन पकड़नी चाहिए, 5:05 शाम के 5:05। ये सबसे लेट हो जाएगी, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग की ट्रेन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ट्रेन ये पकड़ सकती है, थर्ड ये, और ये फोर्थ ये। तो सबसे कम इंतज़ार करना पड़ेगा उसे ट्रेन ए के लिए। गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर। कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े? तो रेलगाड़ी ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीता इज अ वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया। सी विशेष टू क्रिएट अ कम्युनिटी रूम ऑफ साइज 11 फीट बाई 16 feet. To lay tile on the floor, she has a 4 option: 1.5 feet into 1.5, 2 into 2 feet, 2.5 into 2.5 feet, and 3 feet into 3 feet. Which size of tiles should she buy the community room so that she can lay the tile without cutting? रीता अपने एरिया की वार्ड मेंबर है और उसे कम्युनिटी रूम बनाना है 11/16 फीट का। अब उसमें टाइल्स बिछानी है। टाइल्स बिछाने के लिए उसे टाइल्स के 4 तरह के पीसेस अवेलेबल हैं, तो उस पर कौन से किस तरह की टाइल्स लगानी चाहिए कि बिना टाइल्स को काटे लगाया जा सके? तो देखिए, ये इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। सीटेट ने इसमें किसी को भी राइट आंसर नहीं माना था और सबको जो है मार्क्स दिए गए थे इसमें। ओके, तो इसमें राइट आंसर नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस रीनू डिवाइडेड हर स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ ईच एंड आस्क्ड देम टू रिकॉर्ड देयर वेट। मिस रीनू ने अपने स्टूडेंट को 8-8 के ग्रुप में बांट दिया और अपना वेट रिकॉर्ड करने के लिए कहा। सी फर्दर आस्क्ड द ग्रुप टू कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। फिर बाद में उन्होंने मीन वेट, अपने ग्रुप का मीन वेट कैलकुलेट करने के लिए कहा। ग्रुप ए ने क्या कहा? मेजर्ड देयर वेट एंड कैलकुलेटेड द मीन वेट एज 38.2। 8 बच्चों का कितना वेट, मीन वेट बताया 38.2 kg। लेटर ऑन दे रियलाइज दैट द वेट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट दे रिकॉर्ड इज इनकरेक्ट। इंस्टेड ऑफ 25.9 kg दे रिकॉर्डेड इट एज 29.5 kg। ग्रुप ए ने बताया कि उनके ग्रुप का मीन वेट 38.2 kg है, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि एक मिस्टेक हो गई है, जिसमें एक बच्चे का वजन 25.9 kg था, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया क्या? 29.5 kg। तो देखिए क्या करेंगे, जो सही करेक्ट क्या होगा? 38.2 था, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया 29.5 और करेक्ट था 25.9। तो पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आया, और उन्होंने बढ़ा के कर लिया है, तो अब जो डिफरेंस आएगा उसको ये जो मीन वेट था उसमें से माइनस करेंगे। ओके, तो कितना आंसर आ जाएगा? 29.5, 25.9 को माइनस कर दीजिए। 15 में से 9 गया, 6, 3.6 आ गया ऑलमोस्ट। अब 3.6 को 38 माइनस 3.6 को 8 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 0.84 या 32, 0.45 माइनस करना पड़ेगा 38.2 में से 0.45 माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा 5, 11 बचेगा, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 और 3। तो जो राइट वेट
सबका हो जाएगा 37.75 kg, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो करेक्ट मीन वेट होगा ग्रुप का वो हो जाएगा 37.75 kg। गॉट इट। समूह का सही औसत भार कितना होगा? 37.75 kg। पहले उन्होंने गलत बता दिया था, गलत रिकॉर्ड कर लिया था, 29.5 किलोग्राम कर लिया था, जबकि 25.9 सही था एक स्टूडेंट का, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी। 38.2 की मीन वेट आ रहा था, तो हम 38.2 में से जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको 8 से डिवाइड करके माइनस कर देंगे तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म। पैटर्न क्या है? 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8, 198 - 2 डिवाइडेड बाई 8, 112। देखिए यहाँ पे जो है डिजिट्स बढ़ते हैं। 9 - 1 ये 1 2 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, और यहाँ पे 4 डिजिट है तो 1 2 3 4। इसके मतलब यहाँ पे आना चाहिए 9 8 7 6 5 और 1 2 3 4 -5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे आना चाहिए 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है कि पहला नहीं होगा। 9 8 7 6 ये भी नहीं होगा। 7 6 5 यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 9 8 7 6 5 -5 डिवाइडेड बाई 8, 1 2 3 4 5। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, जो अब पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पे एक एक डिजिट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 आंसर आ रहा, 2 डिजिट है तो 1 2, 3 डिजिट है तो 1 2 3, 4 डिजिट है तो 1 2 3 4। तो नेक्स्ट होगा 5 डिजिट, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 माइनस होगा। ओके, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रियांशु हैज करेंसी नोट ऑफ ₹10 and ₹20. She uses 2 note of ₹20 and 1 note of ₹10 to form 50. How many other combination are possible to form the same amount using both the currency note? You can ignore the spatial arrangement of the currency note. कह रहा है कि प्रियांशु के पास 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट हैं। उसने 50 रुपए बनाने के लिए 2 20 रुपए के नोट और एक 10 रुपए का नोट किया। तो 2 × 20 एंड 1 × 10, ये हो जाएगा 40 + 10 50 हो गया। आप कह रहे हैं और कौन से तरीके यूज कर सकता है? तो वो 20 के 3 नोट तो यूज नहीं कर सकता, 10 के 3 नोट यूज कर सकता है। एक 20 का नोट यूज कर ले और 3 10 के नोट यूज कर ले, तो ये हो जाएगा 20 और 30 50। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है, नोट का स्पेशियल अरेंजमेंट को इग्नोर किया गया है, मतलब नोट आगे पीछे हो सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक तरीका और है। ओके, अगर टोटल पूछा होता तो हम 2 तरीके बता देते, एक ये तरीका एक ये तरीका, लेकिन हाउ मैनी अदर करके पूछा है कि और अन्य कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो सिर्फ एक ही अन्य कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकता है वो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हिंदी में इसका क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर 4 क्वेश्चन पोस्ट बाय मैथमेटिक टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक टीचर द्वारा रखे गए, इनमें से बताना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या कौन से। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से, जिसके आंसर क्या हो, डेफिनेट नहीं हो सकते, जिसके आंसर फिक्स नहीं हो सकते, जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं।
कह रहा है इफ सम ऑफ टू नंबर इज 15, वन ऑफ देम इज 7, व्हाट विल बी द अदर नंबर। कि दो नंबरों का सम जो है, योग जो है 15 है, उनमें से एक 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि इसका अदर नंबर 8 होगा, इसमें और कोई वेरिएशन तो है नहीं आंसर में। सेकेंड, इफ द एज ऑफ अनिल इज 7 ईयर एंड हिज फादर एज इज 5 टाइम मोर देन दैट ऑफ हिज अनिल एज, व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर। ये भी क्लोज्ड एंडेड है कि अगर अनिल की 7 साल एज है तो उसके फादर की 5 टाइम है, तो 35 हो जाएगा, इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है। थर्ड है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 17 देन व्हाट आर द नंबर। कह रहा है अगर दो नंबरों का योग 17 है तो वो नंबर क्या हो सकते हैं। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 17 टू गेट 23। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 23 आए, ये भी क्लोज्ड एंडेड है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है कि दो अंकों का योग जो है 17 है, वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे नंबर हम बता सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर है, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वो संख्याएं क्या है। A teacher uses the following riddle in the class while developing the concept of place value. I am less than 5 tens and 4 ones. The objective of this riddle is to. टीचर ने अपनी कक्षा में एक पहेली बच्चों को बताई प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताने के लिए। पहेली क्या थी, आई एम लेस देन 5 टेंस एंड 4 वंस। मैं 5 टेंस से कम हूँ और 4 वन से। आई एम लेस देन 5 टेंस एंड 4 वंस। ओके, 5 टेंस मतलब 50 प्लस 4 वंस, दैट इज 54 से कम हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिडल इज टू। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पहेली का, टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पहेली बताने के पीछे। डू अ सबमेटिव असेसमेंट, वो जो है आकलन कर रही है। ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ मैथमेटिकल क्लास, क्लास की जो नीरसता है उसको खत्म कर रही है। थर्ड, आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑन प्लेस वैल्यू, उसने क्लोज एंडेड प्रश्न पूछा है प्लेस वैल्यू के स्थानीय मान के ऊपर। और फोर्थ, रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू, उसने कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू में बेस 10 के कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स किया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहेली बताने के पीछे जो इसका ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है, रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थान मानी का कॉन्सेप्ट बताना उसका उद्देश्य है। गॉट इट। आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following is are the objectives of teaching SAP at primary level? इनमें से जो है प्राथमिक स्तर पर सेप्स का पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, उनको जो है देखने की जो विजुअल स्किल होती है, देख के समझने की, वो डेवलप करना सही है। टू मेमोराइज द नेम, मेमोराइज नहीं करवाना है। रोट लर्निंग एकदम नहीं करवानी है। टू एनहेंस स्पाशियल रीजनिंग एबिलिटी, जो स्थानीय प्लेस वैल्यू या इस पे जो ज्योमेट्री होती है उसकी रीजनिंग को डेवलप करना, तो ये भी सही है। ए एंड सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ए एंड सी। गॉट इट। हिंदी में और समझ लीजिए, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना और दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना, ये प्राथमिक स्तर पर आकृतियों को पढ़ाने का उद्देश्य है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन मैथमेटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है, मतलब जो देख नहीं सकते, उनके लिए कौन से जो है
टीचिंग लर्निंग रिसोर्स यूज कर सकते हैं। तो हम कौन से जियो बोर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हम उनके लिए यूज नहीं कर सकते। जियो बोर्ड जो है एक हार्ड जो है, जो सेंसिटिव मटेरियल होता है हार्ड, जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं। जियो जब रहा तो इलेक्ट्रॉनिक वो मीडिया होता है। एबेकस तो ये सबसे पुराना जो है हार्ड वो है। और ग्राफिक कैलकुलेटर भी हम उनके लिए यूज नहीं कर सकते, हम उनके लिए यूज कर सकते हैं जियो बोर्ड और अबेकस, जिनको वो टच करके समझ सकते हैं, ए एंड सी। ओके, हम उनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ए एंड सी, जियो बोर्ड एंड अबेकस। और गिनतारा, जिनमें गिनतारा क्या होता है, जिसमें बीट्स लगी रहती हैं, तारों के बीचों में बीट्स को कसा जाता है। ये सबसे पुराना जो है कैलकुलेटर है। ओके, तो हम इनको जो देख नहीं सकते उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While teaching geometrical shape, a teacher think of planning a trip to historical places it reflect। एक टीचर ने जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाते समय सोचा कि एक ट्रिप पे ले जाते हैं, कहाँ पे, ऐतिहासिक स्थल पे। तो वो ऐतिहासिक स्थल पे ले जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य। फील्ड ट्रिप हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई, सो मच दे बी डन। फील्ड ट्रिप सीबीएसई के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, सिर्फ इसलिए ले जाना चाहिए। या फिर अ गुड ब्रेक फॉर रूटीन मैथमेटिक क्लास, ये एक ब्रेक दिलाता है जो रोज हम एक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके लिए। एंड अपॉर्चुनिटी टू विजिट द हिस्टोरिकल प्लेस, अवसर प्रदान करता है कि एक ऐतिहासिक स्थल पर हम घूमने जाएं। थर्ड है शेप आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप एनकरेज मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम। ये कि जो आकृतियां हैं वो एक अभिन्न अंग है जो आर्किटेक्चर होता है उसका, और ये मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम से बाहर जो है मैथमेटिक्स सीखने का अवसर देता है। तो ये ज़्यादा सही है। टीचर हैज़ कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द, टीचर ने ये नहीं, सेकंड भी नहीं। जो टीचर का ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाते समय एक वो करता है, तो ये देखिए शेप्स जो है हमारे लाइफ का एक अभिन्न मतलब अंग है, इसको हमें जानना चाहिए और ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, इसलिए मैथमेटिक्स सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए ये ट्रिप आयोजित करने का उद्देश्य था। गॉट इट। आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और जो इस प्रकार के भ्रमणों से गणित की कक्षा के पार ले जाने के प्रोत्साहन मिलता है। ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A primary class mathematics teacher possesses the following question to his student। एक प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर ने बच्चों के सामने क्वेश्चन रखा। रीना एंड सामा वेंट टू शॉप अ बाय बैग। रीना और सामा दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बैग खरीदने गए। देयर वर मैनी बैग विद डिफरेंट प्राइस टैग, वहाँ बहुत सारे बैग थे बहुत अलग अलग दामों के। दे गॉट कन्फ्यूज्ड बाय लुकिंग एट सो मैनी प्राइस टैग। Can you help them by arranging the price tag either in ascending or descending order? तो वो प्राइस टैग को देख के बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, तो क्या आप इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऊपर दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी स्ट्रेंथेंड यूजिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत किया जा सकता है। थर्ड है द टीचर कैन यूज द क्वेश्चन टू गो बियॉन्ड कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डाटा। इस क्वेश्चन से जो है टीचर जो है सिर्फ कंपैरिजन से, तुलना के परे जाकर डाटा हैंडलिंग को भी सिखा सकती है। एंड
थर्ड, इट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल क्वेश्चन, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। द टीचर शुड अवॉइड ब्रिंगिंग, टीचर को इस तरह के क्वेश्चन लाने से बचना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा कि टीचर जो है कंपैरिजन के बियॉन्ड जाकर डाटा हैंडलिंग और डाटा को हैंडल करने का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। ओके, गॉट इट। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन सही है? तो शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों के प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विजन ऑफ मैथमेटिक क्लासरूम? जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो मैथमेटिक्स का जो उद्देश्य है, जो दृष्टि है, वो क्या है? स्टूडेंट मेमोराइजिंग द फॉर्मूले, स्टूडेंट जो है फॉर्मूले को रट लें, ये विजन है। टीचर हैज़ द ओनली नरेटर इन द क्लास, टीचर सिर्फ एक नरेटर की तरह है, कहानी कथावाचक की तरह और सुना के चला जाए, ये भी नहीं है। स्टूडेंट कॉपिंग सॉल्व, स्टूडेंट जो है सॉल्व एग्जाम्पल को कॉपी कर ले, नहीं। चिल्ड्रन पोजिंग सॉल्विंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, जो है जो छात्र हैं वो प्रॉब्लम को एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण प्रॉब्लम समस्या का समाधान समझें और समाधान करें, ये जो है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है मैथमेटिक पढ़ाने के पीछे। गॉट इट। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, ये एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनसीडोटल रिकॉर्ड एज एन असेसमेंट टूल इन मैथमेटिक? इनमें से कौन सा एनसीडोटल रिकॉर्ड के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए, एनसीडोटल रिकॉर्ड्स का पिछले वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था। तो एनसीडोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इसमें से क्या सही है? इट इंक्लूड द प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क डन बाय द चाइल्ड, ये क्या इंक्लूड करता है? फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट के बारे में इंक्लूड करता है जो छात्र द्वारा किया गया है। सेकेंड है, इट इज यूज टू रिकॉर्ड एंड जज द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड वर्क अगेंस्ट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ये यूज किया जाता है आकलन करने के लिए बच्चे के काम को एक स्पेसिफिक काम के लिए। थर्ड है, इट रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस, ये सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंस, तो वो तो अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। इट इंक्लूड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए चाइल्ड प्रोग्रेस ऑन ए डे टू डे बेसिस एंड प्रोवाइड ऑब्जर्वेशनल नैरेटिव रिकॉर्ड, ये जो है एनसीडोटल रिकॉर्ड क्या होता है? ये डे टू डे रिकॉर्ड होता है, जो इसमें हम बच्चे की एक अच्छी एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसमें एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है एनसीडोटल रिकॉर्ड्स के लिए सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप से समावेशित करता है और अवलोकन वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है, ये उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए कथन सही है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्लास थर्ड टीचर इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लिकेशन इन हर क्लास यूजिंग रिपीटेड एडिशन एंड रेक्टेंगुलर एरे, सी इज। क्लास थर्ड की टीचर ने मल्टीप्लिकेशन को किस तरह इंट्रोड्यूस किया? रिपीटेड एडिशन, मतलब जो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उसने सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, उसने जैसे बार बार ऐड करके बताया और रेक्टेंगुलर एरे का यूज किया। तो वो क्या करिए? इंट्रोड्यूसिंग मल्टीप्लिकेशन थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रेटजी बाय यूटिलाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट, वो क्या कर रही है? वो मल्टीप्लिकेशन को कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है? बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर और पूर्व ज्ञान के अनुभवों पर। ओके। टीचिंग मल्टीपल फॉर्मल एल्गोरिथम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या कर रही है? जो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मल एक फॉर्मेट होता है उसको बता रही है। थर्ड है वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम,
ये तो हम कह ही नहीं सकते। फाइंडिंग लीजियर टाइम फॉर हरसेल्फ बाय कीपिंग द स्टूडेंट, वो अपने लिए एक फ्री टाइम जैसे निकाल दिए ताकि बच्चों को इंगेज रखे। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। वो क्या कर रही है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है बच्चों को, उनके पूर्व ज्ञान, पहले उन्होंने एडिशन सीखा होगा, वही एडिशन को बार बार रिपीट करने के प्रोसेस को फिर वो धीमे, जैसे 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, तब वो बताएगी कि 2 को 3 टाइम्स ऐड करने पे 6 आता है, तो 2 × 3 = 6 होगा। तो पूर्व ज्ञान के आधार पे जो है मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का कॉन्सेप्ट उनके सामने रख रही है। गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर। गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभव को उपयोग में ला रही है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A child is counting the number of ball by putting a finger on the ball one by one and saying number name in the order. She has counted some balls twice. Which pre-number concept is yet to be strengthened in the child? एक बच्चा है, वो फिंगर्स का यूज करके बॉल्स को काउंट करता है और नंबर नेम को बोलता है, लेकिन क्या करता है, कुछ बॉल्स को वो दोबारा गिन लेता है, मतलब एक ही नंबर को 2 बार गिन लेता है। सी काउंटेड सम बॉल, अच्छा कुछ बॉलों को वो दोबारा से गिन लेता है। तो इसमें से अभी कौन सा कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए मजबूत अभी करना बाकी है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, कार्डिनैलिटी। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कुछ शब्द हो सकता है जिसके अर्थ हम ना समझ पाए। एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों को 2 बार गणना की। इस बच्ची के पूर्व संख्या के किस अवधारणा की अभी और मजबूत करना है? एक एक से संगतता या पंक्तिबद्धता, मतलब सीरिएशन, लाइन में हो, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, या गणन संख्या। किस चीज़ को अभी उसको मजबूत करना है? तो उसको मजबूत करना है एक एक संगतता, वो एक एक करके गिन रही है, गिन सके, इस चीज़ को मजबूत करना है ताकि अच्छे से गिन सके। जैसे जिसको वो काउंट कर लिया उसको एक साइड वो रख सके, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसकंसेप्शन इन मैथमेटिक्स कैन बी रिमूव्ड बाई, जो भ्रांति हैं गणित में वो कैसे दूर की जा सकती है? इंगेजिंग चिल्ड्रन विथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, बच्चों को उदाहरण और जो उदाहरण नहीं है उनमें इंगेज रखना। सेकंड है फ्रेमिंग सिमिलर क्वेश्चन एंड रिपीटिंग देम मैनी टाइम, अगर बच्चे के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ को लेके तो सिमिलर क्वेश्चन, और फिर उसी, तो वो जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बार बार वो गलती करती रहेगा, तो इससे मिसकंसेप्शन दूर नहीं होगा। लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल ऑफ क्वेश्चन, वही सेकंड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, नहीं ये भी नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द एल्गोरिथम अगेन, या फिर जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं हम उसको फिर दोबारा से बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं। तो मिसकंसेप्शन कैसे कर सकते हैं, मिसकंसेप्शन को दूर कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे है इंगेजिंग चिल्ड्रेन विथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, बच्चों को कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दें, और जो मिसकंसेप्शन दूर नहीं हो रहा है तो बताएं कि उसके कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ओके, तो नॉन एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल का यूज करके हम जो है मिसकंसेप्शन को दूर कर सकते हैं, बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस रूमी इन हर मैथमेटिक्स क्लास आस्क्स हर स्टूडेंट टू क्रिएट एप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर फॉलोइंग कंप्यूटेशन। कुछ है 10 + 2, 10 × 2, 10 - 2, 10 ÷ 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेडागोजी यूज्ड बाय मिस रूमी? मिस रोमी ने अपने बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए, जैसे हम पहले क्वेश्चन
दे दिए थे और फिर हमें वर्ड प्रॉब्लम बनाना होता है। ऐसे प्राइमरी लेवल पे होते हैं कि कभी तो वर्ड प्रॉब्लम भी दिया रहता है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के सॉल्व करना रहता है, और कभी सिर्फ हमें आंसर दिए रहते हैं, जैसे ये दिया, यहाँ दिया गया है, अब हमें इनके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करना है, वर्ड प्रॉब्लम को जैसे हमें क्रिएट करना है, एक सिचुएशन बनानी है। तो इनमें से कौन सा जो शिक्षण अधिगम का कौन सा ज्ञान है जो मिस रोमी द्वारा यूज किया जा रहा है? सी इज टेस्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ स्टूडेंट बाय गिविंग मिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे जो टीचर है मिस रोमी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स की। सेकेंड है सी इज टेस्टिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट, वो भाषा से संबंधित प्रोफिशिएंसी को टेस्ट कर रही हैं। या फिर सी इज ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो बच्चों को मदद कर रही हैं ताकि वो प्रॉब्लम मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेवलप कर सकें, जो कथन बना सकें। ओके, इनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड फोर सी इज ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन, वो क्लास में सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा कर रही हैं। तो ये ऑप्शन तो एकदम सही नहीं है। यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शन है उसमें से सबसे सही ऑप्शन है थर्ड। वो क्या कर रही हैं, बच्चों के अंदर ऐसी वो समझ विकसित कर रही हैं ताकि वो गणित से रिलेटेड कथन बना सकें, प्रश्नों बना सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। गॉट इट? वह विद्यार्थियों को गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement are indicative of higher aim of teaching mathematics? Which of the following statement are indicative of higher aims of teaching mathematics? Higher aim, उच्च स्तरीय जो एम है, उद्देश्य, उच्च स्तरीय उद्देश्य क्या हो सकते हैं? हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक है? गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें, ये उद्देश्य होना चाहिए। गणित का उच्च स्तरीय उद्देश्य हमें बताने हैं यहाँ पे। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। या फिर बच्चों को गणित के जीवन के एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। एंड डी है गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यवैधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे राइट आंसर को माना गया है बी, गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों, अमूर्त चिंतन, तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। और सी, बच्चों में गणित के जीवन के एक विधि जैसे संप्रेषित करने, विचार विमर्श और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति विकास के रूप में देखना चाहिए। गॉट इट? बी एंड सी को सीटेट ने राइट आंसर है माना है। कुछ क्वेश्चन के स्टेटमेंट इतने लॉन्ग होते हैं कि पढ़ते पढ़ते फिर वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथमेटिक एजुकेशन शुड बी डेवलप चाइल्ड इनर रिसोर्स like abstract thinking and drawing logical conclusion, and children should see mathematics as a way of like communicating, discussing, developing attitude for problem solving। अगर बच्चा गणित सही तरीके से सीख गया या सीख रहा है तो बाद में तो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा उसका। ओके, गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Newman, there are 5 levels to be understood before a student is able to solve a word problem. They are listed below in a random order. Newman एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार 5 लेवल्स होते हैं बच्चे के जब वो वर्ड प्रॉब्लम समझता है। उससे पहले 5 स्तर हमें लेने चाहिए बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम समझाने से पहले या वर्ड प्रॉब्लम समझने से पहले जो है भाषा संबंधित जो
प्रश्न होते हैं उनको समझने से पहले छात्र के 5 लेवल होते हैं। दे आर लिस्टेड बिलो इन अ रैंडम ऑर्डर, इन्हें हमें ऑर्डर में लगाना है। कॉम्प्रिहेंड व्हाट द टास्क इज आस्किंग, पहले ये समझना कि टास्क क्या पूछ रहा है। मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करने के काबिल होना चाहिए। अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो आवश्यक गणितीय ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन और सारे, इनको कर सके। नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल डिमांड, वो प्रॉब्लम को जो है समझ के अपने मैथमेटिकल डिमांड के अनुसार कन्वर्ट कर सके। एंड रिप्रेजेंट द आंसर एज ए मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला तो ऑप्शन होगा क्या कि पहले वो प्रॉब्लम को समझे, मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, ओके। फिर समझे कि कॉम्प्रिहेंड व्हाट द टास्क इज आस्किंग, कि क्वेश्चन फिर क्या पूछ रहा है। फिर नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल डिमांड, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मैथमेटिक्स का यूज करें। अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर जरूरी जो उसमें सिचुएशन के हिसाब से जो भी यूज करना ऑपरेशन वो यूज करें, और फिर आंसर को रिप्रेजेंट करें एक मीनिंगफुल वे में। ये 5th ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, BADCE। हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा BADCE, ओके। ये था इसका राइट आंसर। समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। फिर पूछे गए कार्य को समझना, फिर गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, और आवश्यक गणितीय संक्रियाओं का करना, और फिर लास्ट में उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शन करना। ये इसका सही लेवल होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not desirable for the professional development of mathematics teacher? जो कौन सा इसमें से डिजायरेबल नहीं है एक मैथमेटिक्स टीचर के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसके व्यावसायिक विकास के लिए, एक गणित शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए इसमें से कौन सा डिजायरेबल नहीं है? क्या अटेंडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन मैथमेटिक्स, वो नहीं करना चाहिए? ये तो करना चाहिए। डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स का डेवलप करना। थर्ड, मिनिमम इंटरेक्शन विथ अदर मैथमेटिक्स टीचर वर्किंग इन सेम स्कूल इन नेबरहुड स्कूल, कम से कम जो है सामना करना और अलग टीचरों से जो सेम स्कूल में या अलग टीचरों से काम करे, तो ये सही बात नहीं है एक मैथमेटिक्स टीचर के विकास के लिए। फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग इन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पार्टिसिपेट करना फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम में। तो ये तीनों तो करना ही चाहिए अगर उसको प्रोफेशनली डेवलप करना है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन सही है। अगर वो किसी से मिले जुलेगा नहीं, अपने ज्ञान को बांटेगा नहीं, अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेगा एक दूसरे से, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ये चीज़ उसको नहीं सही है उसके लिए। गणित के शिक्षण के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप जो है ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है। गॉट इट? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग नए हैं वो शेयर ज़रूर कर दें। ये सीटेट के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन सेशन को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम जो लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में। इसी